जय हिंद आप सभी को। आज यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर है 10। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का जो है ना हम लोग 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। कितने 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आपका सेट किन्हीं का छूट गया है तो जाके देखिए, आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 1 से लेकर 9 तक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग जाके जो भी सेट छूटा जाके कंप्लीट कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हर जगह जो है ना पहले क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है ना आप लोग को लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लाया जाता है बिहार पुलिस के लिए। खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का, प्रैक्टिस सेट, यूथ पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म का, इस सभी का जो है ना सार संग्रह क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का सभी जो है ना इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्लास आता है। तो सभी क्लास को देखा कीजिए, आपका तैयारी में जो है ना एक तरह से रामबाण साबित होगा। तो हर एक क्लास को जो है ना एक से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोग को जो है 100 नंबर क्वेश्चन तक देखना, ना कि एक क्वेश्चन देखें फिर चलो ठीक है बाद में देखें, ऐसे नहीं करना है। लगातार आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखना है। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना आपको हम याद करवा देंगे, एक गारंटी लेते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हमको जो है ना 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है पूरे देखना है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप लोग जो है ना आप लोग को सोचिए कि हाँ हमको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। बाकी तो प्रैक्टिस सेट अगर लगाए हैं तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चन हम सारा याद करवाएंगे। बाकी मैथ रीडिंग और इंग्लिश हिंदी का सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोग बना लीजिएगा। सॉरी, मैथ रीडिंग का, बाकी हिंदी इंग्लिश तो करवा ही देंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। क्या है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। एक कथन बिल्कुल सही है। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान जो है ना कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशों और विदेशी स्रोतें हैं। क्या क्या स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है ना भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग जो है 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांशतः ले लिए गए हैं, और फिर उनमें से जो है ना बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश के से प्रेरित है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या अनुच्छेद 23 है। क्या अनुच्छेद 23 है। याद रखिएगा। आप लोग जो है ना क्लास को लाइव देखा कीजिए, बहुत फायदा होगा। और बाकी तो क्लास जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप एक बार और मन करे तो रिवीजन कर लीजिए। आपका जो है ना क्योंकि हर क्वेश्चन का जो है ना मौत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम बहुत नज़दीक है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। और टेस्ट सभी लोग लगाया कीजिए। शाम में 3 बजे टेस्ट होता है, टेस्ट ग्रुप का, और जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट लगाने से जो है ना आपका जो है ना कन्फ्यूजन दूर होगा कि आप ऐसे लगेगा ना आपको कि ये तो क्वेश्चन हमको याद है, ये क्वेश्चन हमको मेरा सही होगा। जब एग्जाम में दीजिएगा, जब टेस्ट दीजिएगा तो आपको लगेगा नहीं ये तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। इस तरह से जो है ना कन्फ्यूजन आपका दूर होगा, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। और आज से जो है ना बिहार पुलिस का जो है आज जो है बिहार पुलिस का सारा होमवर्क हम सेंड कर दिए पीडीएफ ग्रुप में। आप देखेंगे राहुल स्टडी जो ग्रुप है उस पर सारा हम बिहार पुलिस का 5 बुक का हम पीडीएफ होमवर्क सेंड कर दिए हैं। आप लोग सभी लोग होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और आप सभी का जो है ना एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का आप लोग का क्लास आएगा। आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक हो, बहुत फायदा करेगा आप लोग के लिए क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत सभी राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से किया गया है। नेक्स्ट है भारत। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय लेता है। कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट लेता है। नेक्स्ट है
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 65 साल है। कितना है, 65 साल, याद रखिएगा कितना है, 65 साल। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का बोलेगा तो 65 साल, लेकिन अगर हाई कोर्ट का बोलेगा ना कितना होगा, तो 62 साल होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की कब स्थापित हुई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत जो है ना हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा को घोषित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, अनुच्छेद 343 के तहत किया गया। कितना, अनुच्छेद 343, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, तो गुजरात है। याद रखिए गुजरात है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि सूर्य और इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, बताइए। कह रहा है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27.3 पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। नेक्स्ट है, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है। अरब सागर जो है भारत के किस दिशा में स्थित है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में स्थित है। क्या है, पश्चिम में। याद रखिएगा ना कि अरब सागर जो है ना भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 38,62,6000 वर्ग किलोमीटर है, तथा गहराई बोलेगा तो 4652 मीटर है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम बोलेगा तो कौन सा है, तो सिंधु सागर है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम बोलेगा तो कौन सा है, सिंधु सागर है। और सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों की अरब सागर में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है ना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। तो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिए 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, ब्राजील है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राजील है। नेक्स्ट है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है, बताइए। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि झेलम चिनाब और रावी उपनदी है किसकी, बताइए। झेलम चिनाब और रावी उपनदी है किसकी, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी का है। किसका है, सिंधु नदी का है। नेक्स्ट है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, बताइए। कह रहा है कि असम में सबसे पहले, आप लोग जो है ना कमेंट में आंसर दिया कीजिए, आप ही लोग को फायदा होगा। असम में सबसे पहला जो है ना तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, तो याद रखिए 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, डिगबोई में खोजा गया था। क्या, कहाँ खोजा गया था, डिगबोई में। कहाँ, डिगबोई में, याद रखिएगा। और डिगबोई में जो है ना 1889 में खोदा गया था, याद रखिएगा। और 1901 में जो है ना 1901 में डिगबोई असम में एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू हुई थी 1901 में। और 1889 में क्या हुआ था, खोजा गया था। अब आगे क्वेश्चन 19 पे कह रहा है कि भोटिया जो है भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, बताइए। कह रहा है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, उत्तराखंड का है। किसका, उत्तराखंड का। याद रखिएगा ना, अगर भोटिया का बात करें, थारू का बात करें, राजी का बात करें, जौनसारी का बात करें, किसका है, तो उत्तराखंड का है। भोटिया, थारी, राजी
और जौनसारी ये सब उत्तराखंड का है, और मीना, सहरिया, गारसिया ये सब भील और डामोर किसका है? तो उत्तर राजस्थान का है। किसका है? तो राजस्थान का। यहाँ पे बात करें राजस्थान कौन कौन है, तो याद रखिएगा मीना, सहारिया, गारसिया, भील, डामोर ये सब किसका है? तो राजस्थान का है। अगर हम महाराष्ट्र का बात करें तो बार्ली, बैंगा, कोली और गोंड ये सब महाराष्ट्र का है। बार्ली, बैंगा, कोली, गोंड। और अगर मध्य प्रदेश का बात करें तो भील, गोंड, कोल और भूरिया। भील, गोंड, कोल और भूरिया किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किन्हीं में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? बताइए। कह रहा है कि किस वेद में जो है ना संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। याद रखिएगा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी, सामवेद में। क्या है? सामवेद में। संगीत के से संबंधित वेद बोलेगा ना तो याद रखिए सामवेद को ही बोला जाता है। साम का अर्थ होता है गान से है, और सामवेद में संस्कृत मंत्रों को देवताओं की संतुति के समय गाया जाता है। और सामवेद में कुल जो है ना 1875 ऋचाएँ हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद में ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, याद रखिए ये सभी पॉइंट। बाकी तो सारा PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दिए हैं, बाकी आप लोग वहाँ से भी रिवीजन करते रहिएगा। बाकी क्लास को देखने के बाद तो आपको सारा क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, और जो भी आगे जो सेट दिया हुआ है सभी को रिवीजन कर लीजिएगा, PDF दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? बताइए। कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। क्या है? सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा ना कि इसका 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसका शासनकाल में हुआ था? बताइए। कह रहा है कि कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा ना कि कांचीपुरम जो है ना तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कि कैलाश मंदिर जो है ना राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव के वंश जो है ना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा पल्लव के वंश कौन करवाया था? तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है ये जो मंदिर है ना द्रविड़ स्थापत्य कला में निर्मित है। पूछा है कि कांचीपुरम का में जो कैलाश मंदिर है किस कला में निर्मित है? कि तो याद रखें द्रविड़ स्थापत्य कला में निर्मित है, इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसने जो है ना खिलजी वंश का प्रथम शासक था? बताइए। कौन जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बताइए। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन बाबर। क्या है? बाबर का जो वास्तविक नाम था ना जहीरुद्दीन बाबर था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? बताइए। कह रहा है कि मुसम्मन बुर्ज जो है ना भारत के किस किले में स्थित है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा का लाल किला में स्थित है। कहाँ? आगरा का लाल किला में स्थित है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गुरु नानक देव की जन्म राम भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में कहाँ हुआ था? बताइए। कह रहा है श्री गुरु नानक देव की जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, याद रखिएगा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 में हुआ था। कब हुआ? 1469 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? बताइए। कह रहा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। यहाँ पे भारतीय अगर नहीं रहता ना तो यहाँ पे होता है एनी बेसेंट। क्या होता है? एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पे भारतीय लगा दिया है तो यहाँ पे होगा सरोजिनी नायडू होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? कह रहा है कि 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार। क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध में संबंधित है? बताइए। ऑपरेशन जो विजय है ना किस युद्ध से संबंधित है?
तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। क्या है? कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है, याद रखिएगा। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसके लिए जो है ना भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। और भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को परास्त किया था। तब से प्रतिवर्ष जो है ना 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, सॉरी विजय दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है ना भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था? बताइए, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी। क्या है? डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिएगा। अब भारत का प्रथम बैंक बोलेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 से 1832 में हुई थी, जिसे औपनिवेशक भारत के पहले आधुनिक बैंकों में से एक माना जाता था। इसे कंपनी एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे बोलेगा ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, इसका याद रखिएगा 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में स्थापना हुआ था। 1911 में कब हुआ था? 21 दिसंबर 1911 को स्थापना हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। और ये सब तो पता ही है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में हुआ था, उसको तो पता ही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एफडीआई का अर्थ क्या होता है? बताइए, एफडीआई का अर्थ क्या होता है? तो यार इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। पहला तो फुल फॉर्म ये होता है कि एफडीआई का अर्थ क्या होता है। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पे हिंदी का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? और 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब वही क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा कि इसमें 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। अगर यहाँ पे पहला का बात करें तो हो जाएगा मुंबई, अगर दूसरा का बात करें तो दिल्ली होगा, तीसरा का बात करें बेंगलुरु होगा, चौथा का बात करेगा तो हैदराबाद होगा, पांचवा का बात करेगा तो अहमदाबाद होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बोलेगा दिल्ली है। और अगर यहाँ पे अगर पहला का बात करेगा तो मुंबई है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, जो किसके लिए? बताइए। कह रहा है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, जो किसके लिए है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री नर्सरी जो है ना, किसके लिए? तो 12वीं कक्षा के लिए। किसके लिए? 12वीं कक्षा तक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास को निम्नलिखित में से क्या कारण है? बताइए। कह रहा है अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, निर्धनता है। क्या है? निर्धनता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्निवल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? बताइए। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्निवल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि धालो किसका जो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? बताइए। कह रहा है कि धालो जो है ना किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। इसमें भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ निकलेगा ना कि बहुत दिन से क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, आपको नजर से क्वेश्चन गया ही नहीं है, इसलिए इसमें भी क्वेश्चन ना बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा। क्या है? गोवा का है। धालो जो है ना गोवा का लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे धालो का बात करेगा तो यहाँ पे अगर धालो का बोलेगा तो गोवा का है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे छालो का बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश का होगा। और यहाँ पे नूपा नृत्य का बोलेगा तो मणिपुर का है। गौर मारिया बोलेगा तो ये छत्तीसगढ़ का है। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसका है? तो महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसका है? तो महात्मा गांधी का है। याद रखिएगा, हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है? तो महात्मा गांधी का है। अगर यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल का बात बोलेगा तो किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। इंडियन स्ट्रगल बोलेगा सुभाष चंद्र बोस का है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड बोलेगा तो सरोजिनी नायडू का है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू का है। और गिल्म्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बोलेगा किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। अगर कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया बात करें किसका पत्रिका है? तो एनी बेसेंट का है। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये सभी पुस्तक जो है ना याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि हिंदी दिवस जो है ना हर साल कब मनाते हैं? बताइए।
हिंदी दिवस जो हर साल का मनाया जाता है, याद रखिएगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर को जो है ना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। अगर विश्व हिंदी बोलेगा तो 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, बताइए। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है, बताइए। कह रहा है कि पहले तो याद रखें कि आसियान का स्थापना कब होता है, आप लोग कमेंट में बताइए, आसियान का स्थापना कब हुआ था, बताइए आप लोग कमेंट में। आप लोग कमेंट में आंसर जो है ना दिया कीजिए। आसियान का जो स्थापना हुआ था ना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कब हुआ था, 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। और इसमें कह रहा है कि आसियान के संस्थापक देशों में से एक है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया है। कौन सा है, मलेशिया है। तो याद रखिएगा ना कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का जो है ना इसमें बोल रहा है कि संस्थापक देशों में कौन सा है, तो मलेशिया है। आसियान का पूरा नाम अगर पूछेगा तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। क्या होता है, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन होता है। आसियान में कौन कौन देश है, याद रखिएगा 10 देश है। कौन कौन देश है, 10 देश है। कौन कौन है, याद रखिएगा। इसमें जिसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है, याद रखिएगा। ये सब जो है ना, और संस्थापक बोलेगा आसियान के संस्थापक कौन थे, राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। और आसियान के वर्तमान में बोलेगा किसने 10 सदस्य हैं, तो 10 राष्ट्र सदस्य, जिसका नाम कौन कौन है, तो आसियान में कौन कौन देश है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये सभी क्या है, आसियान का सदस्य है। और आसियान का स्थापना का बात करें कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 का आसियान का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और आसियान का फुल फॉर्म का बात करेगा तो क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था, बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइका। लाइका था, क्या था, लाइका। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी है। क्या है, हॉकी, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। स्कैनर जो है ना, स्कैनर से क्या करते हैं, स्कैन करते हैं तो इनपुट डिवाइस, लेकिन मॉनिटर क्या है, बाहर करता है ना, किसी भी चीज़ को दिखाता है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, हम लोग को आवाज़ देता है तो बाहर ही करता है ना, तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि स्कैनर क्या है, तो ये एक है ना इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आइए 48 पे कह रहा है कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं, बताइए। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IMPS कहते हैं। क्या कहते हैं, IMPS। इसका अगर फुल फॉर्म का बात करें, याद रखिएगा ना, इसका होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, याद रखिएगा। ये क्या है ना कि मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है या इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत जो हुआ था ना 22 नवंबर 2010 को हुआ था, और इसका संचालन जो है ना भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन मतलब NPCI करता है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया कि NPCI का क्या फुल फॉर्म होता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया होता है। जितने भी हम लोग UPI पेमेंट करते हैं ना, सारा इसी के थ्रू काम करता है, NPCI के थ्रू काम करता है, जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा क्या इसके बढ़ावा दिया जा रहा है, याद रखिए, IMPS का। अब आइए क्वेश्चन नंबर आइए 49 पे कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है, बताइए। कभी ये जो एग्जाम में जो है ना शॉर्टकट नेम भी आएगा कि शॉर्टकट नेम दिया रहेगा, क्या इसका पूरा नाम क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, HTML
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर होता है, बताइए क्या है जो ना 1 पास्कल के बराबर है। क्या है 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है बी, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो पास्कल दाब की एसआई इकाई है, पास्कल किसका है, तो दाब की एसआई इकाई है। इसके साथ ही यंग मॉड्यूलस और दाब भी यही इकाई है। यह 1 न्यूटन जो है यह 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता में से मापा जाता है, बताइए। सापेक्षिक आर्द्रता को जो है ना किसकी सहायता से मापते हैं, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है, बी हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता किसकी सहायता से मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात करें ना कि वायुमंडलीय वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु जो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेगा कि सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, एरोमीटर का। और वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और मृदा की नमी मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। मृदा में बोलेगा टेंसियोमीटर, अगर वायुमंडलीय में बोलेगा तो बैरोमीटर, और वायु तथा गैस में बोलेगा तो एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आइए 52 पे, कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत में जिम्मेदार होता है, बताइए। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, बताइए। कह रहा है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस। क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, बताइए। कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 54 का डी होगा। क्या होगा, 54 का डी। लाल को जो है ना, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्या होते हैं, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, बताइए। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा जो है ना ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौ ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान जो है ना लौ के साथ अभिक्रिया की मात्रा भी जुड़ जाती है, इसलिए लोहा का वजन क्या होता है, तो लोहे के वजन में भार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जब जंग लगेगा तो क्या होगा, लोहा का वजन भार बढ़ेगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा ना कि जब भार बढ़ता है ना, जब जंग लगने के बाद, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है, बताइए। कह रहा है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई मॉसेस जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखेगा बी, ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। क्या होगा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी। आकाशीय पौधे का अध्ययन बोलेगा तो डेंड्रोलॉजी। और परागकणों का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाता है, तो पेलनियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेलनियोलॉजी। क्या, पेलनियोलॉजी। अगर यहाँ पे बात करें कि जंतुओं की व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन बोलेगा तो एंथोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोनोलॉजी। फिर से देखिए, अगर ब्रायोफाइटा का अध्ययन बोलेगा तो क्या होगा, तो ब्रायोलॉजी। काष्ठीय पौधे का बोलेगा तो डेंड्रोलॉजी। परागकणों का अध्ययन बोलेगा तो पेलनियोलॉजी। जंतु की व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन बोलेगा तो एंथोलॉजी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, बताइए। लार में जो है ना कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, बताइए आप लोग कमेंट में, कौन सा एंजाइम होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, एमाइलेज होगा।
लार में जो होता है ना एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा से तोड़ता है। क्या होता है? तो स्टार्च को शर्करा से तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंह से शुरू होता है, याद रखिएगा। आगे 61 नंबर पे कह रहा है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगोत्तम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का है। 62 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सा प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थिर होती है और पास में संगत धमनी होती है? कह रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहरी शिराएं। क्या है? गहरी शिराएं। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रॉन इनमें से किसकी सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? बताइए। कह रहा है कि नेफ्रॉन इनमें से किसकी सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा? किडनी। क्या है? किडनी। और 62 का आंसर क्या था? तो 62 का आंसर डी था ना, सही है। 62 का गहरी शिराएं सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है? सांबर झील कहाँ है? बताइए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांबर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि कुछ झील याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि बुलर झील कहाँ है, यहाँ तो याद रखिएगा ना कि सांबर झील तो राजस्थान में था। अगर यहाँ पे बोलेगा कि बुलर झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। पिछौला झील कहाँ है? तो राजस्थान उदयपुर में है। अगर यहाँ पे बात करें पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के अथी में है, आंध्र प्रदेश में है। और लोकटक झील बोलेगा तो कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। और लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ये सभी झील जो है ना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 के मुख्य विषय क्या है? बताइए। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। और तो कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका याद रखिएगा, इसका मुख्य विषय जो था ना 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? बताइए। अब याद रखेंगे पृथ्वी दिवस मनाते कब? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा जो है ना क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को। नहीं सॉरी सही है, 22 अप्रैल को मनाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को ही मनाते हैं, कन्फर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगर 22 मार्च को बोलेगा तो जल दिवस, ठीक है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को बोलेगा तो जल दिवस, और 22 मार्च को ही ना बिहार दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बोलेगा तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ये सब ना याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे ग्रह में निवेश करना। हमारे ग्रह में निवेश करना। अब एक क्वेश्चन बनाइए 67 पे, कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? बताइए विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसी को जो है ना टीबी बोलते हैं। क्या है? टीबी। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है 2023 का थीम, 2023 का अगर थीम बोलेगा तो क्या है? तो हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 68 पे, कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए आ गया ना, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? याद रखिएगा 23 का थीम बोलेगा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना। ये सब क्या है? तो 2023 का जो है ना विश्व जल दिवस की थीम है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 जो है ना कब मनाया गया? याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना 2023 कब मनाया गया? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस क्या मनाते हैं? विश्व वन दिवस बोलेगा तो 21 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 का है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? सबको पता है कि 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाते हैं? 8 मार्च 2023 को मनाया गया। 2023 लिखा हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा 13 फरवरी। याद रखिए सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कब? 13 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन 8 मार्च को बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला बोलेगा तो 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला बोलेगा 13 फरवरी। ये सभी क्वेश्चन ना याद रखिएगा। आगे देखिए मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा।
71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 71 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 का सी है। 72 का बोलेगा तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 का बी है। कोशिकाएं का बोलेगा तो उत्तक से है, अंग का बोलेगा तो किसका है, शरीर से संबंधित है। 73 का राइट आंसर होगा, 73 का क्या होगा तो बी होगा, 73 का बोलेगा तो बी होगा। 74 का राइट आंसर बोलेगा, 74 का क्या होगा तो बी होगा, 74 का बी। 75 का राइट आंसर बोलेगा, 75 का राइट आंसर क्या होगा, 75 का ए होगा, क्या होगा ए। 76 का राइट आंसर क्या होगा तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ए, 76 का ए। 77 का राइट आंसर क्या होगा, 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और 78 का राइट आंसर क्या होगा, 78 का होगा सी, 78 का सी होगा। 79 का राइट आंसर क्या होगा तो 79 का राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 79 का तो मैथ सब क्वेश्चन है, 79 का ए। 80 का जो है पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब जो है क्वेश्चन है टॉप लेवल का दिया हुआ, याद रखिएगा। आप सेट को देखिएगा अच्छे से, मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन। देखिए 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 79 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 80 है ना, सॉरी 80 का राइट आंसर होगा 80 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 60% ऑप्शन नंबर बी है। अब आइए 81 से जो है ना इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द पार्टिसिपेट। दिया हुआ कि सिलेक्ट द ऑप्शन में सिलेक्ट करना है द कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ प्रिसोडिंग समवन टू डू समथिंग बाई यूजिंग फोर्स और थ्रेड्स। तो क्या होगा इसका, 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 81 का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, कॉन्क्रियन क्या है, कॉन्सिरेक्रॉन है, ऐसा सा नाम रहता है ना। आई क्वेश्चन में रहिए 82 पे। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। वेंचर का क्या होगा तो कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वेंचर का क्या होगा, 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटेम्प्ट। क्या होगा, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, मतलब आपने देखिए ना, अटेम्प्ट मतलब जो होता है ना, लोग क्वेश्चन लगाते हैं अटेम्प्ट करना, याद रखिएगा। अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट करना मतलब होता है प्रयास करना। क्या होता है, प्रयास करना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, रक्षा करना। निगलेक्ट मतलब क्या होता है, अपेक्षा करना। गार्ड मतलब होता है रक्षक। तो कह रहा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वेंचर। और वेंचर का क्या होता है, वेंचर का जो होता है ना, जोखिम उठाना। वेंचर का क्या होता है, जोखिम उठाना। अब आगे क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इसमें जो है ना, क्या कह रहा है इसमें तो ऊपर तो उतना पढ़ना ही नहीं है। इसमें देखिए दिस इज क्या कह रहा है, दिस एक्सरसाइज आर क्यूट इराइजर टू डू। दिस एक्सरसाइज आर क्यूट इराइजर टू डू। देखिए पढ़ दे रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। इफ देयर इज नॉट नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए। इज क्यूट ईजी। क्या इज क्यूट ईजी। 84 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। 84 का राइट आंसर होगा। इसमें बोल्ड का कह रहा है, क्या होगा बोल्ड का, तो बोल्ड का 84 का राइट आंसर होगा। बोल्ड मतलब होता है साहसी। क्या होता है, बोल्ड मतलब साहसी होता है। इसका बोल रहा है कि क्या होगा, तो इसका उल्टा है ना, तो डरपोक। क्या होगा, डरपोक। याद रखिए इसका डरपोक मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है, याद रखिएगा। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। नेक्स्ट है 85 कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स समथिंग दैट क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न्ड। तो यार 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 85 का डी होगा। इनफ्लेमेबल क्या होगा, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है 86 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हिंड्रेंस का क्या होगा, हिंड्रेंस मतलब होता है ना, हिंड्रेंस मतलब बाधा होता है। इसका एंटोनिम्स बोलेगा तो एडवांटेज का क्या होगा, एडवांटेज मतलब अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल, एडवांटेज होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड इसमें वर्ड दिया हुआ, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। इसमें जो होगा ना 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी। एन क्या होगा, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें है
कि इसमें वही क्वेश्चन है, ऊपर हम पढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट दैट कैन बी गिवन सेंटेंसेस। इफ देयर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ दिया होगा सम पीपल कैन ओनली कोप विथ प्रॉब्लम्स बाई शटिंग देम आउट ऑफ द माइंड्स। आउट ऑफ द माइंड से क्या होगा? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आउट ऑफ देयर माइंड्स क्या होगा? आउट ऑफ देयर माइंड्स। अब वही क्वेश्चन मेरा ये 89 पे 89 में कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अंडरलाइन दिया इसको बनाना कर रहा है कि इन द केस नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। द रिवर ओवरफ्लू इट्स ब्लैंक एंड फ्लड द विलेज। 89 का क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ओवरफ्लोड इट्स ब्लैंक्स। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 90 नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडस्टर। क्या होगा? प्रोडस्टर। याद रखिए प्रोडस्टर। आइए क्वेश्चन में आइए, याद रखिएगा ना कि प्रोडस्टर मतलब क्या जो है ना, कह रहा है कि प्रोडस्टर की बर्तनी शुद्ध है और इसकी शुद्ध बर्तनी बोलेगा प्रोडस्टर है। इसका जो है ना यहाँ पे इनकरेक्टली बोल रहा है, इसका जो है ना ये इनकरेक्ट है। इसका होगा क्या होगा? तो इसका FRAUDSTR होगा इसका सही। इसमें क्या होता है ना, धोखाधड़ी करने वाला होता है। आगे आइए, गैंगस्टर मतलब पता है? गैंगस्टर मतलब क्या होता है? बदमाश होता है। और प्रांक स्टेयर मतलब क्या होता है? शरारती होता है। और ट्रिक स्टेयर मतलब क्या होता है? चालबाज होता है। ट्रिक स्टेयर मतलब। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन से है, क्या है? तो हिंदी क्वेश्चन है। 91 नंबर कुछ क्या है? हिंदी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृपालु। क्या है? कृपालु। नेक्स्ट है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए। बहाव शब्द में जो है ना प्रयुक्त कौन सा है? बताइए। बहाव इस पर कह रहा है 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आब है। क्या है? आब। बहाव में आब प्रत्यय है। आब प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द कौन है? घुमाव है, बनाव है, चढ़ाव है, पड़ाव है, खिंचाव है, चुनाव आदि है। आवा जो है ना प्रत्यय से बने शब्द बोलेगा तो छलावा, डरावा, दिखावा, पछावा इत्यादि है। आगे 93 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा कि अभिष्ट का संधि विच्छेद बताइए। बताइए क्या होगा? अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिजुड़ इष्ट। अभिष्ट क्या होगा? अभिजुड़ इष्ट। एक संधि विच्छेद तो क्वेश्चन रहेगा ही व्याकरण का एग्जाम में। तो अभिजुड़ इष्ट अभिष्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी होगा, तिरसा कहेंगे। क्या क्या? तिरसा कहेंगे, तिरसा। याद रखिएगा कि तैरने की इच्छा के लिए शाब्दिक सर्वाधिक उचित शब्द बोला है तिरसा है। और साकी शब्द जो है ना गलत है। 95 करा कि दिन शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? दिन शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है? तो 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दिवस और गरीब। दिवस गरीब है। 96 कह रहा है कि इनमें से कौन सा आधि व्याधि शब्द में युग्म में से आधि का अर्थ है? कनिन में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मानसिक कष्ट। क्या है? मानसिक कष्ट। 97 कह रहा है कि दारू का अर्थ क्या है? बताइए। दारू का अर्थ क्या होता है? जो शराब पीते हैं, बताइए दारू का अर्थ क्या होता है? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। तो जो है ना दिए गए शब्दों में दारू शब्द का अर्थ लकड़ी होता है, जबकि दारू शब्द का अर्थ शराब होता है। क्या होता है? शराब। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रमत्त स्वेच्छाकारी का अर्थ क्या है? प्रमत्त स्वेच्छाकारी का अर्थ क्या है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्मत्त है। क्या है? उन्मत्त। 99 कह रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को उपदेश देना। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का प्रवाची नहीं है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है ना भ्रमर का प्रवाची नहीं है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विरद जो है ना भ्रमर का शब्द प्रवाची शब्द नहीं है, लेकिन चंचरीक है, सिलीमुख है, द्विरेप है, ये सभी है। तो ये सेट नंबर था 10। सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया है और इसके पहले का जो भी सेट छूट गया है ना उसको कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी ज्ञान बिंदु का 10 सेट हम लोग करवाए हैं, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और
और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कम्प्लीट हो चुका है। बाकी कंटिन्यू जो है ना इस प्लेटफॉर्म का अब जो है ना 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, पहले उसका हम जो है ना करवा देते हैं क्लास। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का सेटिंग का पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग उसको बना लीजिएगा। बाकी उसका क्लास आएगा तब लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा। बाकी सभी क्लास को जो है शेयर किया कीजिए, इस क्लास को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है आप लोग के लिए क्लास लाया जाता है। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।